मेरी डीपी चेंज हो गई। सो हैप्पी। मैंने अभी अभी देखा, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है। मैं इतना परेशान थी, मैं कह रही थी कि मेरी डीपी चेंज करती तो मैं नहीं लगती, मेरी बड़ी बहन लगती है, मैं नहीं लगती, इतनी मोटी इतनी भी नहीं हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज भी हमारे शो पे बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए बड़ी कारआमद हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हमने आज भी आपके लिए डिज़ाइन किए हैं, मगर उससे पहले मैं आपसे ये बता दूं, आपको ये बता दूं कि आज जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो ट्रैफिक चालान के ऊपर होगा। उसके कुछ ऐसे कवानीन जो है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। हमने यहाँ पर ज़बरदस्त SSP जो है उनको मधु किया है, जो आपको ख़ास तौर पे वो सारे कवानीन सिखाएंगे और जो गलतियाँ हम करते हैं जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में बदनाम होते हैं और बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, केसेस होते हैं, उसके ऊपर वो बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आज मेरा जो टॉपिक है जिस पे आप मेरा साथ देंगे वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। वो ये है कि नहीं कहते हम, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी, आज हमारा टॉपिक है कि लोग क्या कहेंगे। हम इसी फ़िक्र में ना अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम गुजारना नहीं चाहते, हम बहुत से ऐसे काम वो कर जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते, सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे। मतलब हम अपने बच्चों की जो उनकी पसंद की शादियां हैं वो नहीं करने देते, हम अपने कास्ट से बाहर उनको शादी करने की इजाज़त नहीं देते, जिस यही कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर बच्चे अपनी मर्ज़ी की कोई फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई शोबा या पेशा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम उनको कहते हैं नहीं, तुम ठीक तो हो, ये कैसे काम कर सकते हो या कर सकती हो, लोग क्या कहेंगे। तो ऐसी चीज़ों की वजह से या ऐसी बातों की वजह से हम अपनी आधी ज़िंदगी तो लोगों की बातों पे और लोगों की फ़िक्र में गुजार देते हैं। और आपको क्या पता, ये जो हम लोगों की फ़िक्र करते हैं इसकी वजह से हमारा दिमाग जो है वो कितना मुतासर होता है, हम कितने टेंशन और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मतलब अगर देखा जाए, इस तरह के लोग जो बहुत ज़्यादा लोगों की फ़िक्र करते हैं उनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, उनको एक इलाज की ज़रूरत होती है। और ये दिमागी खलल जो है ना, ये आपके दिमाग का एक ऐसा कीड़ा है जो रेंगता रहता है आपके दिमाग में और इस तरह की बहुत सी चीज़ों में फतूर पैदा करता है। और आपके साथ साथ जो बाकी आपके साथ इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको भी इसका शिकार बना देता है और उनको भी मजबूर कर देता है कि वो भी जो है ना इसी चीज़ का शिकार हो जाएं और इसी तरीके की बातें करें। हम किसी की, देखें ना, आप बात करूं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मैयत पे आप जाएं, तो ज़्यादातर मैयतों पे इतना इतना खाना, इतनी जो है ना पैसा जो है वो मैयत पे लगाया हुआ होता है, किसी की डेथ पे लगाया हुआ, तो वो क्यों? लोग क्या कहेंगे। किसी की शादी पे जाओ तो खाने के आइटम ही नहीं ख़त्म होते, फंक्शंस नहीं ख़त्म होते। ढोलकी का फंक्शन, अब एक नया कवाली का फंक्शन, कवाली नाइट रख दी, खर्चा करेंगे, फंक्शंस करेंगे। वाई? लोग क्या कहेंगे। लोगों के कहनों के ऊपर हम अपने बच्चे, अपनी ज़िंदगी, दो लोग खुश नहीं है, ज़िंदगी गुजरी नहीं जा रही, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा, बच्चों के सामने हर वक्त गंदी लैंग्वेज में चिक चिक, ठीक है, बकवास, मगर उसके बावजूद तलाक नहीं ले सकते, अलग नहीं हो सकते। वाई? बिकॉज लोग क्या कहेंगे। ये जो ज़िंदगी हम अपनी ख़राब करते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, इस पे बात करेंगे, कॉल्स करेंगे आज, अब हमारे साथ शामिल होंगे और इस टॉपिक को आप मेरे साथ मिलकर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है जी। अभी हम सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आज हम कुछ सीखेंगे और वो है ट्रैफिक के कवानीन। हमें पता चलना चाहिए कि हम कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से इतना हादसात जो है हमें देखने को मिलते हैं और इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। हमने बुलाया है सैयद गज़नफ़र अली, SSP ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आपरी का। आई नो यू वेरी बिजी, बट ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, आप हमारे साथ आते हैं और हमारा साथ देते हैं, इसलिए हम सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि सर बताइएगा ये ट्रैफिक चालान जो है ये होता क्या है? ट्रैफ़िक चालान जो है वो बुनियादी तौर पे जब आप किसी भी ट्रैफ़िक रूल की या लॉ की खिलाफ वर्जी करते हैं तो बजाय इसके कि आपको अदालत में जाके आपसे जवाब तलबी की जाए कि आपने ये खिलाफ वर्जी की है या नहीं, एक समरी ट्रायल की सूरत में कानून एम्पावर करता है कि देखा जाए कि अगर आपने एक सिग्नल को तोड़ा है तो आपने एक ट्रैफ़िक कानून की खिलाफ वर्जी की है। उसके नतीजे में गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है कि आपको इस खिलाफ वर्जी की इतनी फ़ाइन जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा। वो जो फ़ाइन का हम टिकट इशू करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो फिज़िकली हम इशू करें, उसको ट्रैफिक चालान कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे एक ट्रैफिक की वायलेशन और उसके ऊपर होने वाली जो
पनिशमेंट है वो ट्रैफिक चालान कहलाती है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आपने बड़ी अच्छी बात से आज आगाज़ किया जी। कि हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसका हमारी ज़िंदगियों पे बड़ा नेगेटिव असर होता है। हाँ। अगर हम ट्रैफिक के अंदर सिर्फ रोड के ऊपर गाड़ी ड्राइव करते हुए अगर ये सोचना शुरू कर दें कि लोग क्या कहेंगे, तो बहुत पॉजिटिव असर होगा इसका। वाह। मसलन ये कि जब जो है वो हम रोड पे जा रहे हैं और सिग्नल तोड़ रहे हैं, उस वक्त हमारे दिल में ये क्यों नहीं ख्याल आता कि लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। जब हम वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं, तुम्हारे दिल में बिल्कुल ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे। जब जो है वो हम कट मार रहे होते हैं लोगों को, उस वक्त हमारे दिल में ये ख्याल बिल्कुल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे। हाँ। मेरा ख्याल है कि अगर जो है वो हम अब रोड के ऊपर जब होते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, कोई हमने ओवरलोडिंग की हुई है, कोई गाड़ी को हमने रोड के दरमियान में खड़ा कर दिया है, उस वक्त अगर हम ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे, तो हमारा रोड बिहेवियर जो है उसके अंदर बहुत बेहतरी आ सकती है। सर, मगर कुछ ऐसे एहलकार भी, आपको भी पता है आपकी फील्ड में, जब वो मोटे मोटे चालान की कहानियाँ देते हैं, आपको पता है लोगों को, तो तब आपके भी एहलकार के कुछ लोग ऐसे ये सोचे ना कि लोग क्या कहेंगे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन 20 चालान करने का जो कोटा होता है उसके लिए बोल रही हूँ, तब भी तो सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। नहीं, ऐसा कोई कोटा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ये है कि अगर आप कोई वायलेशन करेंगे तो चाहे 100 लोग वायलेशन करें तो 100 लोगों के खिलाफ चालान होना चाहिए, और अगर एक बंदा वायलेशन करे तो सिर्फ एक का चालान होगा। हाँ। वो जितनी वायलेशन होगी, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उन सब का जो है वो चालान भी करे और उनके खिलाफ ट्रैफिक के लॉस की इन्फोर्समेंट भी करे। उससे हटके अगर कोई आपने अगर गलती नहीं की, कोई वायलेशन नहीं की, आपने किसी ट्रैफिक रूल की, किसी ट्रैफिक लॉ की, और फिर अगर आपको चालान किया जाए तो वो बिल्कुल इलीगल है, वो गलत है, उसके ऊपर एतराज़ करना उसकी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। वेरी नाइस। एसएसपी साहब, मुझे बताइएगा, आमतौर पर लोग जो है ट्रैफिक कानून में कौन सी ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं जिसकी वजह से ये चालान मुमकिन होता है और चालान किया जाता है? देखें, जो बुनियादी इसके अंदर जहाँ से शुरू होता है वो ये है कि एक तो जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उस वक्त तक आपको ये कानूनी जवाज़ नहीं है कि आप रोड के ऊपर गाड़ी ड्राइव करें। तो जब आपने रोड के ऊपर आना है तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपको एक लाइसेंस ड्राइवर होना चाहिए, चाहे आप बाइक चला रहे हैं, चाहे आप कार चला रहे हैं, चाहे आप कोई और गाड़ी चला रहे हैं। तो एक तो खिलाफ वर्जी ये होती है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अब जैसे कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो अगर गाड़ी चला रहा है या बाइक चला रहा है तो वैसे ही इलीगल इसलिए है क्योंकि 18 साल से कम उम्र का तो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पाकिस्तान में कानून के मुताबिक मिलता नहीं है। ठीक है। इसी तरह से जो है वो आपके पास अगर मोटरसाइकिल का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और आपने उसको रिन्यू नहीं कराया तो आप इलीगल उसमें वायलेशन कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप जो है वो लाइसेंस हो भी और फिर भी आप गाड़ी चलाते हुए अगर कानून को इस तरह से तोड़ते हैं कि आप सिग्नल्स का लिहाज नहीं करते, कोई ट्रैफिक का एहलकार खड़ा है वो आपको मुख्तलिफ इशारों के ज़रिए किसी एक साइड की रोड ट्रैफिक को चलाता है, किसी दूसरे साइड की ट्रैफिक को हॉल्ट करता है, आप उसको फॉलो नहीं करते। जहाँ पे स्पीड लिमिट ये है कि शहर के अंदर आपने मैक्सिमम 45 की स्पीड रखनी है, वहाँ पे अगर आप 60-70 पे जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि नहर के ऊपर जो है वो स्पीड कम है, लेकिन वहाँ पे भी हम देखते हैं कि लोग 100 पे 110 के ऊपर जा रहे होते हैं। ये इस तरह की ओवर स्पीडिंग जो है ये भी एक जो है वो ट्रैफिक की वायलेशन है। अच्छा। इसी तरह से फिर जो है वो आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, आप ड्राइव करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने दाएं मुड़ना है तो आप इंडिकेटर नहीं दे रहे, लेफ्ट मुड़ना है तो आप इंडिकेटर नहीं दे रहे, पीछे वालों को नहीं पता कि अचानक से आपके सामने जाने वाली गाड़ी जो है वो किस तरफ को मुड़ जाएगी। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो कानून के अंदर बताई गई हैं कि जब आप रोड के ऊपर हैं तो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए और जितने दीगर रोड यूज़र्स हैं उन सब की सेफ्टी के लिए एक सर्टन बिहेवियर ज़रूरी है। आपने एक कानून को फॉलो करना है, उसकी अगर आप वायलेशन करेंगे, फॉलो नहीं करते, तो आप ट्रैफिक वायलेशन के मुर्तकिब हो रहे हैं और उसके ऊपर आपको चालान इशू किया जाएगा। और ज़फ़र साहब, मुझे बताइएगा, जो आवाम है ट्रैफिक के कानून की पाबंदी क्यों नहीं करती है? देखें, इसमें जो है वो मेरा ख्याल है दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अवेयरनेस जो है उसकी कमी है कि हमें ख़ुद इस बात का एहसास शायद नहीं है कि ये जो ट्रैफिक के कवानीन हैं ये हम कोई ट्रैफिक पुलिस का ऊपर एहसान नहीं करेंगे इनको फॉलो करके, या हम जो है वो ये गवर्नमेंट के ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे इनको फॉलो करके। हम ये एहसान अपने ऊपर करेंगे अगर हम इन ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर ये एहसान करेंगे अगर हम ये फॉलो करते हैं, और अपने से अलावा दीगर जितने लोग हमारी मुआशरे के अंदर, हमारे मोहल्ले में, हमारे रोड के ऊपर, हमारे शहर में गाड़ियाँ वो रोड यूज़ कर रहे हैं, उन सब के ऊपर ये एहसान इसलिए करेंगे क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएंगे, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को महफूज बनाएंगे और दीगर रोड यूज़र्स जो हैं उनकी ज़िंदगी को महफूज बनाएंगे।
तो मेरा ख्याल ये है कि जो फॉलो नहीं करते उसमें एक तो इस एहसास की और इस अवेयरनेस की कमी है कि जब आप रोड के ऊपर हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो एक ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सेकेंडली जो है वो इसके अंदर एनफोर्समेंट जो है उसको और ज़्यादा मौसर बनाने की ज़रूरत है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत है। ट्रैफिक एहलकार जो हैं उनकी जो फील्ड में जो रोड के ऊपर हैं उनकी तादाद में इजाफा करने की ज़रूरत है ताकि एनफोर्समेंट बेहतर हो सके, लोगों को पता हो कि हमने हर सूरत में इस कानून का एहतराम करना है। वेरी नाइस। हम एक ब्रेक लेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे ज़फ़र साहब आपको, फिर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको भी कोई सवाल करना है या कोई हादसा या कोई ऐसे इंसिडेंट शेयर करना है तो ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SSP ट्रैफिक पुलिस, आप पूछ सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। आज हम बात कर रहे हैं चालान के ऊपर कि चालान होता क्यों है और किस वजह से किया जाता है, और हम ऐसी कौन सी जो है ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं जिसकी वजह से जाकर हमारा चालान हो जाता है और हम बड़े परेशान होते हैं। तो हमारे पास मौजूद हैं ग़फ़र अली साहब जो कि SSP हैं और ये बता रहे हैं हमें। तो मुझे ये बताइएगा कि कितने चालान जो है वो किए जाते हैं महीने में? अगर मैं क्वान्टिटी पूछूँ तो कितने कोई चालान हो जाते हैं सिर्फ लाहौर की स्पेस में? जी, अगर एवरेज जो है वो हम बात करें तो जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं और उनके ऊपर जो इन्फोर्समेंट एक्शन हम चालान की सूरत में करते हैं, पिछले नवंबर के अंदर सिर्फ लाहौर के अंदर 53 लाख चालान हुए हैं। इसी तरह महीने के? जी, एक महीने के। इसी तरह से जो है वो अगर हम बाकी देखें तो इस वक्त तक जो है वो 53 लाख चालान पूरे साल के हैं। महीने के चालान तकरीबन जो है वो एवरेज कोई 5 लाख के करीब जो है वो लाहौर के अंदर होते हैं। अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो हम इस वक्त तक जो है वो तकरीबन कोई 11 मिलियन चालान कर चुके हैं, यानी कि 1 करोड़ और 9 लाख चालान हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज 11 माह गुजर चुके हैं इस साल के, ऑन एवरेज जो है वो एक महीने के अंदर पूरे पंजाब में जो है वो 10 लाख चालान होता है। 10 लाख चालान को अगर आप ब्रेक डाउन करें पर डे के ऊपर तो डेली तकरीबन 35 से 40 हज़ार चालान होता है पूरे पंजाब के अंदर। इस 40 हज़ार चालान का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी ट्रैफिक की वायलेशंस हो रही हैं वो सारी नोटिस की जा रही हैं, उनके ऊपर पुलिस एक्शन लेती है, उनके ऊपर बाकायदा तौर पे ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, एक एक चालान इनमें से डॉक्यूमेंटेड है। तो इस वक्त तक जो है वो अगर हम सिर्फ कल की बात करें तो पूरे पंजाब के अंदर जो है वो 39,500 चालान हुआ है, ठीक है, जो कि एक हमारी डेली की एवरेज जो है वो तकरीबन 40,000 चालान। सर मगर मुझे आप ये बताइएगा कि क्या वजूहत है? क्या कानून सख्त नहीं है हमारे पास? ये डिसिप्लिन जो है इसको फॉलो क्यों नहीं करती आवाम? क्या कानून अगर सख्त बना दिया जाए और हर एक को फ़ाइन इतना ज़्यादा देना पड़े, उनका लाइसेंस, अब जैसे हम मुल्क से बाहर जाते हैं, हम लंदन वगैरह जब ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर मोस्टली आपको पता है क्या होता है, आपके जो है ना लाइसेंस के ऊपर आपको पता है कि कितने ज़्यादा वो लग जाते हैं, जो स्टैंप लगा देते हैं, और उसके बाद आपका जो लाइसेंस है वो माइनस हो जाता है, आपसे छीन लिया जाता है। मेरे ख्याल से किसी के 2 या 3 पे बंदे की जान निकल जाती है, किसी का एक भी अगर हो जाए तो उसका चालान पे उसकी हालत टाइट हो जाती है। यहाँ पर तो कोई ऐसा मसला नहीं। हमने जो है ना वो अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा के उसके अंदर हम यही कर रहे हैं कि जो हमारे अभी ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं वो सारे एक सेंट्रल डाटाबेस का हिस्सा हैं। हमने जो है वो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम जो है उसके हवाले से गवर्नमेंट को समरी भेज दी है कि जिसके अंदर हमने ये बताया कि ये जो वायलेशंस अगर किया जाएंगे तो इसके ऊपर एक वायलेशन पे 1 पॉइंट लगेगा, एक वायलेशन पे 2 पॉइंट लगेंगे, कुछ वायलेशन जो ज़्यादा सवीर नोयत की हैं उनके ऊपर 3 पॉइंट्स भी लगेंगे। उससे क्या होगा कि मिनिमम जब इतने पॉइंट्स हो जाएंगे तो उस बंदे का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया जा सकेगा या कैंसिल किया जा सकेगा। लंदन वगैरह में कितने पॉइंट्स पे लाइसेंस कैंसिल हो जाता है? 12 पे वहाँ पे जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे अगर आपने जो है वो कोई सिग्नल तोड़ा है या ओवर स्पीड किया तो आपको इकट्ठे 3 पॉइंट्स भी लग जाते हैं। तो इस तरह से करके अगर आपने 4 वायलेशन की है मेजर तो 4 वायलेशन पे आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है वहाँ पे, और उसकी फिर ड्यूरेशन। सर मैं अभी लास्ट टाइम लंदन में थी तो हमारे साथ टीम थी, हम शूट करके निकल रहे थे तो हमें ना थोड़ी सी नेविगेशन से प्रॉब्लम हुई। कोई कह रहा था कि नहीं राइट की तरफ शूट इधर कर लेते हैं, लोकेशन अच्छी लग रही, कोई कहता है लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट 2-3 मरतबा बस गाड़ी ऐसी की है, पीछे पुलिस वालों ने पकड़ा है और जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उनको पकड़ के तो उनके पता नहीं 3 किस्म के कोई टेस्ट हुए, नाक के जरिए कोई टेस्ट किया गया, फिर कहते हैं वेट कर, और इतनी गाड़ियाँ, कोई 8-8 6-6 गाड़ियाँ आ गई, इतने ट्रैफिक वाले आ गए और उनको तमीज़ ही कोई नहीं की, उन्होंने कोई गालम गलौज कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की, मगर उन्होंने हर किस्म का टेस्ट किया। मतलब वो कह रहे थे कि हम ड्रिंक नहीं करते, हम वो नहीं करते, मगर हर किस्म का टेस्ट किया कि गाड़ी जो थी वो ऐसे क्यों हुई, डगमगाई क्यों। बिल्कुल सही। और मतलब इतनी ज़्यादा सख्ती। यहाँ पर तो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो देख नहीं रहे राइट लेफ्ट पे, और इतनी ज़्यादा वायलेशंस हो रही हैं। गाड़ी कहीं पे भी मुंह उठा के खड़ा कर देंगे, कोई तेज़ चलाएगा
चलाएगा, कोई हल्की चलाएगा, राइट का कट है नहीं वहाँ, ज़बरदस्ती का राइट कट कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है इस पर सख्तियाँ क्यों नहीं होती? जी, मैं वही बता रहा हूँ कि एक चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चालान्स क्या है, और दूसरा ये है कि सिवेरिटी ऑफ चालान क्या है। अब जो हमारे कवानीन एग्जिस्टिंग हैं उसके अंदर सिवाय 4 चीज़ों को छोड़ के, जिनके अंदर हेलमेट शामिल है, जिनके अंदर ये स्मोक एमिटिंग जो है ये शामिल है, अच्छा। इसी तरह से सीट बेल्ट का ना पहनना है, ये कुछ 4 चीज़ें हैं, या विदाउट लाइसेंस ड्राइव करना है, कि जिसके ऊपर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो है वो हम 2000 रुपया चालान करते हैं वायलेशन पे। बाकी जितने हमारे कवानीन पुराने बने हुए हैं उसके मुताबिक किसी वायलेशन पे 200 रुपया चालान है, किसी पे 300 रुपया चालान है, जो कि 1 पाउंड या $1 बनता है। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो आपने एक दफ़ा ओवर स्पीडिंग की तो आपको 90 पाउंड तक भी उसकी सज़ा हो सकती है। मैं रिसेंटली था वहाँ पे, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, 45 की स्पीड लिमिट थी, मैं 50 पे चला गया और मुझे वो घर पे टिकट आ गया जिसमें मुझे जो है वो उसमें 85 पाउंड जो थे वो देने थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पे सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट ज़्यादा है। इसके सिलसिले में भी हमने एक समरी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले रही है। मगर सर एक और चीज़ भी ऐड करूंगी, वहाँ पर क्योंकि कोर्ट में भी केस चले जाते हैं और वहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको भेजा जाता है, अगर अटेंशन होके या फोकस होके वो गाड़ी नहीं चला रहे कोई इस तरह किसी, तो उनको पूरे उस प्रोग्राम में भेजा जाता है। वो पूरे दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें उनको गाड़ी चलाना बताया जाता है, वो पूरी मूवीज़ दिखाई जाती हैं प्रोजेक्टर्स पे, उनको सारे कवानीन रूल्स और वो सब कुछ याद करवाए जाते हैं, पढ़ाया जाता है पूरी क्लास की तरह। वो पूरे दिन का एक प्रोग्राम होता है जिसमें उनको सज़ा मिलती है कि आप उधर जाएं, जाके ये सारी चीज़ों को फॉलो करें और उधर टेस्ट वगैरह जो भी आप यू नो, तो पूरा दिन उनको स्पेंड करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है कि जब कोई गलती करता है तो उनको पूरी किसी ऐसी जगह पे भेजा जाए जहाँ पर पूरा जो है ना उनको सीवियर वो पूरा सीन समझाया जाए, पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, वो अवेयरनेस प्रोग्राम दिखाया जाए, ऐसा क्यों नहीं है? ये मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन जो है वो होती रहती है, हमारे यहाँ भी हुई है इस बात के ऊपर। रिसेंटली एक कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी जो है वो ये जुवेनाइल ड्राइविंग के ऊपर ये बात उठाई गई, तो उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा का भी यही था और हम उसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं करना तो फिर क्या करना है? वो जो दूसरा काम करना है वो सिखाना भी तो है कि उसमें सिर्फ ये नहीं है कि वायलेशन हुई है तो आप लोगों को उठा के जेल में बंद कर दें, ये भी नहीं है कि सिर्फ आप उनको जो है वो जुर्माना है। उसमें ये है कि आप उनसे जो है वो कम्युनिटी वर्क करवा सकते हैं, आप उनसे वॉलंटियर वर्क करवा सकते हैं, आप उनको मुख्तलिफ जो क्लासेस ऐसी हैं जिसके अंदर वो आके पार्टिसिपेट करें, वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेट करें, उसकी फीस थोड़ी हाई रखी जाए कि जिसके जरिए से वो उनकी थोड़ी जो है वो एक अवेयरनेस भी फैलती है, उनको इल्म भी होता है इस चीज़ का, सेंसिटाइज भी होते हैं लोग कि इस तरह का अगर उनको जो है वो बैठना पड़े इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। इसके सिलसिले में जो एक बड़ा अभी इनकलाबी कदम हुआ है वो ये हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट ने लास्ट मंथ ही एक पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के नाम से अथॉरिटी इस्टेब्लिश की है, जो बुनियादी तौर पर जो है वो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करेगी और उसके अंदर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया है। ट्रैफिक के जो भी निज़ाम है उसके अंदर 3 बुनियादी फैक्टर्स हैं। एक ट्राइका है, वो इसमें सबसे पहले रोड है, फिर गाड़ी है और फिर ड्राइवर है। इन तीनों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स डील करते हैं। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना किसी एक डिपार्टमेंट का काम है, गाड़ियों की फिटनेस जो है उसको और सर्टिफाई करना किसी एक डिपार्टमेंट का काम है, और ड्राइवर्स के बिहेवियर और उसकी लाइसेंसिंग और उसकी स्किल्स जो हैं उनको टेस्ट करना और उनको सर्टिफाई करना ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। तो ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको मिला के चलाने के लिए जो अथॉरिटी अभी पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के तहत बनी है वो अभी उसने काम शुरू कर दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बहुत बेहतर नतीजे इंशाल्लाह। सर एक और बात पूछूंगी, आपको पता है स्मोक की कितनी बुरी सिचुएशन, हालत तो पीछे तो बहुत बुरी रही है, आगे भी कुछ पता नहीं मगर अल्लाह रहम करे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो खटारा गाड़ियाँ, ये जो फटपटियाँ, ये जो चिंचियाँ, ठीक है, ये जो इस तरह का धुआंधार गंदे धुएँ निकालने वाली जो गाड़ियाँ, ठीक है, पता नहीं कौन से बाबा आदम के ज़माने की जो फटीचर गाड़ियाँ हैं, वो जब रोड पे चल रही होती हैं इतने गंदे धुएं पोल्यूशन निकाल रही होती हैं, इन गाड़ियों को क्यों नहीं रोका जाता? इन फटफटियों को, इन चिंचियों को क्यों नहीं रोका जाता? इनको आग क्यों नहीं लगाई जाती? इनको बर्न क्यों नहीं किया जाता? ये जो दुनिया में सबको हमें बर्न कर रहे हैं अपने धुओं से, इनको क्यों नहीं रोका जाता? जी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो एक मेजर सोर्स हैं उस पोल्यूशन का, कि जिसकी वजह से स्मोक जो है वो लाहौर जैसे शहर को बहुत सीवियरली इफेक्ट कर रही है। इसके अंदर हमने जो है वो पूरा हमारा जो कैंपेन है वो इसके अंदर चल रही है। आपको मैं बताऊं कि सिर्फ जो है वो 1 नवंबर से लेके अभी तक 2 महीने के अंदर तकरीबन जो है वो कोई 3 लाख गाड़ियां हैं जिनके खिलाफ, ये धुआं छोड़ने वाली पूरे पंजाब के अंदर जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है। डेली बेसिस पे हम तकरीबन जो है वो 5000 से 6000 गाड़ियों के खिलाफ ये सर आप इधर ही रहिएगा, एक ब्रेक ले लेते हैं, इसको हम आगे एलैबोरेट करेंगे क्योंकि बहुत सीवियर मसला आपको पता है।
हम अच्छी सांस, ताज़ा सांस ले सकेंगे, तो फिर उसके बाद गाड़ी निकाल के चला सकेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। अच्छा, आप फटपटी के बारे में बता रहे थे कि जो ऐसी धुआंधार गाड़ियां हैं, पटीचर गाड़ियां जो चल रही होती रोड पे, तो इनके लिए क्या सख्ती जी, की इसके गई है? जो दो चीज़ें इसके लिए हो रही हैं। एक तो ये कि जो पहले हमारे यहाँ फ़िटनेस के टेस्ट होते हैं वो सिर्फ जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बस हो गई, कोस्टर हो गई, वैगन हो गई, जो कि सवारियाँ उठाती हैं, उनकी होती थी। अभी जो है वो कानून के अंदर तब्दीली ये हुई है और इसको मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट जो है हमारा ट्रांसपोर्ट का वो देख रहा है कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ भी हैं, जो आपके घर की कार है, जो आपका मोटरसाइकिल है, इनके भी फिटनेस सर्टिफिकेट होने चाहिए। उससे ये होगा कि कोई जो प्राइवेट गाड़ी है वो भी बगैर जो है वो फिटनेस के, और धुआं अगर आपकी गाड़ी छोड़ती है तो वो फिटनेस पास नहीं कर सकती चूँकि। तो उस फिटनेस के लिए बहुत सारी लैब्स नई इस्टेब्लिश की जा रही हैं। हर शहर के अंदर मुख्तलिफ लैब्स को सर्टिफाई किया जा रहा है। उससे एक तो टेस्टिंग की जो रजीम है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, और ऐसी गाड़ियाँ वैसे ही जब फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हमारे पास एक जवाब होगा पुलिस के पास कि हम उनको रोक सकें कि आप रोड के ऊपर नहीं चल सकते। सेकेंडली, इस वक्त हम इसको नेकेड आई से देखते हैं कि जो धुआं छोड़ रही है गाड़ी उसको रोकते भी हैं और फिर उसके खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन होता है। सिर्फ कल के एक दिन के अंदर लाहौर शहर के अंदर 924 गाड़ियां जो हैं उनको सिर्फ इस बात के ऊपर बंद किया गया क्योंकि वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां थी। अगरचे स्मोक के अंदर एक वाज़ह कमी आई है और उसके अंदर दीगर बहुत सारे महकमों की तरह पुलिस का भी बड़ा रोल है कि जिसके अंदर उन्होंने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन किया। लेकिन ये एक लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत है कि जिसके अच्छा, अंदर मैं लोटर रिक्शा के बारे में भी पूछ लूँ आपसे कि ये जो नए आए हैं, ठीक है, वो रजिस्टर्ड नहीं होते, उनके ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं लगी होती, मगर रोड पे चल रहे हैं और उनके चालान भी हो जा रहे हैं, फिर वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं होते? फिर इसका आप जवाब देते, फिर हम इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ के बारे में आपसे पूछेंगे। जी बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पे तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये जो है वो मैटर है कि जिसके अंदर वो जो भी गाड़ी रजिस्टर होती है उसको सर्टन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक मैन्युफैक्चर होना होता है, तब रजिस्टर होती है। अच्छा। अब ये जो लोडर रक्शे हैं, ये चिंगची रक्शों के भी मुख्तलिफ जो अकसाम हैं, ये उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक मैन्युफैक्चर नहीं हुए जिसकी वजह से कुछ को तो अभी उस लीगल नेट के अंदर लाया गया है और उनको जो है वो रेट्रोफिटेड व्हीकल्स जो हैं, जो पीछे मोटरसाइकिल के पीछे चिंगची रक्षा लगा हुआ होता है, उसको जो है वो लीगलाइज किया गया है और उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। लेकिन ये जो लोडर रक्शे हैं और दीगर कुछ अभी तक अंडर प्रोसेस हैं, उनके अंदर या तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद की जाएगी और या फिर इनको उस नेट के अंदर लाया जाएगा कि इनकी भी रजिस्ट्रेशन हो सके। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज, बाइक्स वगैरह जो अभी नहीं आई हैं, लोग चला रहे हैं, इसका किस तरीके से, मतलब उस पर भी तो देखें हम, मैंने नंबर वगैरह तो उसके ऊपर भी नहीं अभी तक देखा। नहीं, वो असल में होता है बिल्कुल कोई? अभी तक नहीं है, उनके ऊपर होता है। और अभी जैसे चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक स्कीम भी है कि जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को पूरे पंजाब के अंदर दे रही हैं। मोर देन 27,000 बाइक्स जो है उसके अंदर दी जा रही हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है उनका भी काफ़ी हैवी रेशो है। उन सारे जो है वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है, चूँकि वो बैंक ऑफ पंजाब से लीज होकर जा रही हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर अभी टाइम लग रहा है। लेकिन वो सारी की सारी रजिस्टर होंगी और उनके ऊपर नंबर प्लेट लगेंगे। लास्ट सवाल, ये जो एमओटीज़ वगैरह होती हैं, मुल्क से बाहर हम जाते हैं, लंदन वगैरह में भी, अमेरिका में भी, वहाँ पे एमओटीज़ होती है, वहाँ पे गाड़ी को जो है ना चेक किया जाता है पूरे तरीके से कि ये रोड पे निकलने के काबिल है कि नहीं है। और चलती हुई भी अगर आप ट्रैफिक में कहीं पे किसी भी गाड़ी के नंबर को अगर आप गूगल में डालते हैं तो वो आपको सब कुछ बता देता है कि इस गाड़ी की एमओटी हुई भी है, ये नहीं है, ये थी तो कितने टाइम पहले ख़त्म हो गई है, तो उसको फ़ौरन पकड़ लिया जाता है उस गाड़ी को। ठीक है, ऐसे ही सख्त कानून है। यहाँ पर कोई ऐसा एमओटी सिस्टम क्यों नहीं है जहाँ पर गाड़ी को पहले चेक कराया जाए कि ये रोड पर निकलने के काबिल है कि नहीं है, इसमें कोई पुर्जा पास, इसकी कोई ऐसी चीज़, इसके कोई पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये क्यों नहीं चेक किया जाता? जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो इशू होता है उसके अंदर 13 मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट जो हैं वो उनसे गुजारा जाता है गाड़ी को, जिसके अंदर उसकी चेकिंग होती है, जिसमें सस्पेंशन भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिक भी है, दीगर चीज़ें हैं, ऑल टाइप्स ऑफ। उन सब के अंदर जो है वो जब गुजरती है गाड़ी और वो तमाम टेस्ट पास करती है, तब उसको वो एमओटी कह लें या फिटनेस सर्टिफिकेट कह लें, हमारे यहाँ फिटनेस सर्टिफिकेट कहते हैं, वो उसको इशू होता है। प्राइवेट गाड़ियों का इससे पहले इस रजीम के अंदर नहीं थी। अभी गवर्नमेंट कानून साजी कर रही है कि प्राइवेट गाड़ियों को भी इस रजीम में लाया जाए, तो आप देखेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी को भी आपको लाजमी एमओटी उसकी हर साल करवानी पड़ेगी। चाहे प्राइवेट हो या किसी की फूफी की गाड़ी हो, हमें क्या, मगर गाड़ी जो रोड पे निकल रही है उसकी एमओटी और ये सब कुछ। कमर्शियल व्हीकल्स की तो पहले ही हो रही थी, अभी जाती गाड़ियों की भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, आपने बड़ी नई चीज़ों से हमें गाइड किया। आई होप कि जिस तरीके से आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आवाम भी, मैं कहूँगी आवाम साथ दे। हम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वार्डन्स को जो है लोगों को बुरा कह रहे होते हैं और हम उनके कानून को फॉलो नहीं करते और ये हमारे लिए खड़े होते हैं। तो आप अगर गलती ना करें, आपको
ऐसी कोई काम ही ना करें, मुझे लगता है कि आपका कोई चालान भी नहीं होगा। अपनी चीज़ों से बचें, अपनी चीज़ों को तरीके से उन कानून को फॉलो करके अपने चालान भी बचाएं और अपनी ऐसी सिचुएशंस को ठीक करें। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाजरीन, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि आज हमने अपने प्रोग्राम में जो है एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जिसके ऊपर हम बात करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी पूरी ज़िंदगी इसी बात पे गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपनी आधी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी नहीं समझते और यही कहते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने घर की शादी ब्याह हो, ज़्यादा से ज़्यादा महंगे से महंगा पैसा खर्चा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए। और अगर नहीं करेंगे और तो यही सोचते रहेंगे कि यार नहीं, लोग क्या कहेंगे। किसी की मैयत पे भी इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और फिर यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, बच्चे अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहें, हम कास्ट से बाहर उनको शादी करने नहीं देते, फिर हम कहते हैं, यही बच्चों को भी जवाब देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड बच्चे चूज़ करना चाहें, चाहे शोबिज़ में हो, सिंगर बनना चाहें, एक्टर बनना चाहें, या कोई ऐसी और फील्ड, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहें, कुछ और करना चाहें, तो बस यही कहते रहते हैं, ठीक हो, ये काम करोगी, ये काम करना है तुमने, लोग क्या कहेंगे। इस तरीके की बात करते हैं। तो क्या हम अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजार देंगे? दो मियाँ बीवी खुश नहीं रहते एक दूसरे के साथ, चिक चिक झगड़ा, मगर उसके बावजूद एक दूसरे से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे लोगों को दिखाने में, और तलाक लेते वक्त 10 बार सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे। तो क्या हम इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे? इसके ऊपर बात करेंगे। आप कॉल कीजिएगा, प्रोग्राम में शामिल होइएगा, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और आपको पता है बड़े दबंग हैं, बड़े सीधे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में, बड़े प्यार से, बड़े नरमी से, बड़े सेंसिटिव हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बड़ा आपका इनके साथ ताल्लुक़ है। तो आज इनके साथ, मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए और हमसे बात कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, लोग क्या कहेंगे, मुझे बताएं, लोग क्या कहते हैं, है क्या, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं, किनके पास इतना टाइम है? मुनीर न्याज़ी याद आ गए। मुनीर न्याज़ी ने कहा, मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया। ये जो लोग हैं, मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। आहा, अगर ज़िंदगी मेरी है तो मुझे बसर कर लेने दें, वाह, अगर ज़िंदगी मेरी है मुझे जी लेने दें। वाह काशिफ। मोहसिन भोपाली ने क्या खूबसूरत बात की। उसने कहा, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या कहने दो, लोगों की अपनी मजबूरी। वाह। पर लोगों की मजबूरी मैंने अपने ऊपर तारी कर ली हुई है। हाँ। मैंने खुद के ऊपर डाल लिया लोगों का। हाँ। अफलातून से किसी ने पूछा लोग क्या कहेंगे। हाँ। उसने कहा, ये लोगों का मसला है, मेरा तो नहीं। वाह वाह। जिनका मसला है वो सोचे, वो परेशान हो, मैं क्यों इस बारे में परेशान हूँ। बड़ी बात। और कैसी अजीबो गरीब बात है कि जिस दुनिया में जो खालिक मुझे लेकर आया, मैं उसका नहीं सोचता कि वो क्या कहेगा। मैं ये नहीं सोचता मेरे नबी की शरीयत क्या कहेगी, मैं ये नहीं सोचता कुरान क्या कहेगा, मैं ये नहीं सोचता इखलाकियात क्या कहेगी, मैं ये नहीं सोचता तहजीब क्या कहेगी, मैं ये सोचता हूँ लोग क्या कहेंगे। क्या जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से शादी की, जो उनकी उम्र में बड़ी थी, काफ़ी बड़ी थी, और उनकी जब शादी हुई तो क्या उन्होंने ये बात सोची? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे। मगर हमारे वहाँ अगर कोई बड़ी उम्र की औरत है, बड़ी उम्र की कोई ऐसी लड़की जिसका रिश्ता नहीं हुआ या शादी नहीं हुई, या कोई ऐसी बेवा, ठीक है, तो उसके साथ शादी कराते हुए अपने बेटे की माँ बाप बड़ा परेशान होते हैं। बहनें कहती हैं, हमारे भाई की ऐसी शादी हम करवा दें जो ऑलरेडी इतनी उम्र की है, मेरे भाई से इतनी बड़ी उम्र की है, ये तो अम्मा है, ये तो नानी की उम्र की है, इसके साथ शादी कराएंगे, अम्मी लोग क्या कहेंगे। इसी चक्कर में वो बेचारी बैठी रह जाती है। आप बताएं, फिर ये लोग क्यों कहते हैं? उसकी शादी का उसको कोई हक नहीं है क्या? क्या लड़का उससे शादी नहीं कर सकता? आपने भी बात की खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी जो हयात तैयबा है, जितनी भी ज़ाहरी हयात तैयबा हमारे सामने है, वो सारी कुरान मजीद के तमाम तर असूल व ज़वाबित के मुताबिक है। सूरत तौबा की आयत 13 में अल्लाह ताला ने इस सारी बात का जवाब दे दिया जो आप फरमा रही हैं, एक आयत के अंदर। उस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम इनसे डरते हो,
यानी इन लोगों से। और फिर उसी आयत में फरमाते हैं कि अल्लाह का ज़्यादा हक है कि तुम उससे डरो अगर तुम मोमिन हो। तो जब भी कोई काम करना होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आपके जहन में सिर्फ एक होता था, मशीयत इलाही, खौफ खुदा। हमारे जहनों में मुआशरे का खौफ है, हमने माजरत के साथ मुआशरे को खुदा बनाया हुआ है। इसी सूरह तौबा की आगे चलकर आयत 62 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारी ज़िंदगियों पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़्यादा हक है। यानी उनकी तरफ देखो, जैसे अभी आपने मिसाल दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब छोटी उम्र में थे अपने से बड़ी उम्र, और जब आपकी हयात तैयबा निस्बतन ज़्यादा थी तो अपने से छोटी उम्र। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा औरत, आपने ये बताया कि मेरे बाद मुआशरे में कहीं तुम मुआशरे के खौफ से उन ख़वातीन को ना भूल जाना जिनका हक है कि किसी न किसी की ज़ौजगी में रहें। वाह। तो मुआशरे को अगर आप देखना शुरू कर देंगे तो मुआशरा के बारे में सार्तर ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ अपनी ऑटोबायोग्राफी वर्ड्स में लिखा। उसने कहा द अदर इज़ हेल, दूसरा तो जहन्नम की तरह है, वो तो आपको जहन्नम की आग में डाल देगा इसी दुनिया में। वो तो यहाँ पर खुदा भी बना हुआ है नौज़बिल्ला, वो यहाँ पर मुनसिफ भी बना हुआ है, वो फ़िज़ा के बारे में फ़ैसला भी करता है, फ़िज़ा के बारे में इल्ज़ाम भी लगाता है, फ़िज़ा को सूली पे भी टांग देता है, डिसीजन भी ले लेता है, सारे इख्तियारात उसने अपने हाथ में रखे। और हम भी कितने सादा हैं कि बड़े मज़े के साथ उसके इख्तियारात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, ए हसन, क्या तुम कभी इस बात पे नहीं घबराए कि लोग क्या कहेंगे? कहा, जब मैं दुनिया में आया तो अकेला था, जब दुनिया में ज़िंदगी गुजारी तो अकेला हूँ, जब दुनिया में से जाऊँगा तो अकेला होऊंगा, जब कब्र में पड़ा होऊंगा तो अकेला होऊंगा, जन्नत में जाऊँगा तो अकेला जाऊँगा, अगर खुदा न खास्ता दोज़ख में गया तो भी अकेला जाऊँगा। ये लोग कहाँ से आ गए? तो ये लोग हमने खुद अपनी ज़िंदगियों में शामिल किए हुए हैं, ये डिसीजन हमने खुद ली। एक्चुअली फ़िज़ा, मैं और आप अपने आप को लोगों की नज़रों से देखना चाहते हैं। हम कमज़ोर हैं, नफ्सियाती तौर पर हम दबाव का शिकार हैं, हम अपनी नज़र में खुद को कुछ भी नहीं समझते, हम हमेशा दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसमें हमारा कोई इतना बड़ा कसूर भी नहीं है, क्योंकि हमने, जो हमारी स्पीशी है इंसानों की, इसने सदियां जंगल में रह के गुजारा। जंगलों में ये स्पीशी इकट्ठे रहती थी, 120 से लेकर 130 लोगों का इज्तिमा हुआ करता था। वहां जो सोशल कनेक्शन था बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरी सर्वाइवल दूसरे के ऊपर थी। सोशल आइसोलेशन मेरी मौत थी, सोशल रिजेक्शन मेरी मौत थी। अगर मैंने कोई ऐसा काम किया कि सोसाइटी मेरे अगेंस्ट है, मुझे कबीले से निकाल देती थी, फिर जंगल में अकेले रहना पड़ता था। उस अकेले होने की वजह से जानवर मुझ पर हमला करते थे, मैं चला जाता था दुनिया से। ये जो खौफ है, इसीलिए किसी माहिर ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, पत्थर की जिंदगी से हम इंसान को तो निकाल के ले आए, मगर इंसान में से पत्थर की जिंदगी को नहीं निकाल सके। आज भी हमारे यहाँ वो जंगल की और पत्थर की जिंदगी हमारे अंदर चल रही है। आज भी हम सोशल आइसोलेशन को, सोशल रिजेक्शन को मौत समझते हैं अपनी। हम समझते हैं कि अगर मुझे किसी ने दावत पे नहीं बुलाया, अगर किसी ने मुझे शादी की दावत नहीं दी, तो ये मेरी मौत है। इसे हमें ऐसा लगता है कि जैसे फिजिकल पेन जैसे होती है, बिल्कुल ऐसे इमोशनल पेन को हम फील करते हैं। आप देखिए कि इंसानी दिमाग की एक कमजोरी कह लें, इसको लिमिटेशन कह लें, कि वो टांग के टूटने और दिल के टूटने में फर्क नहीं करता। और इसकी वजह भी है बहुत बड़ी खूबसूरत। एक नोमी आइजनबर्गर, एक बहुत खूबसूरत साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 2003 में एक बड़ी मज़ेदार रिसर्च की। उस रिसर्च में वो देखना चाहती थी कि जो फिजिकल पेन है उसका इमोशनल पेन के साथ क्या ताल्लुक है। तो उनके लिए हैरत के बायस था जब उन्होंने MRI स्कैन्स में देखा कि जब इंसान को इमोशनल पेन, यानी उसका दिल टूटता है, या जब वो मुआशरे से दुखी होता है, तो उसको वैसी ही पेन फील होती है जैसे उसको टांग टूटने से या जिस्म का कोई हड्डी टूटने से होती है। उस पर उनको ये पता चला कि एक्चुअली फितरत ने जो ऑलरेडी जिस्मानी दर्द या फिजिकल पेन का जो न्यूरो सर्किट था, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इमोशनल पेन के लिए। अब इसको कैसे उन्होंने सेकंड कैसे किया कि ये वाकई बात ठीक है। उन्होंने देखा कि जो इमोशनल पेन, दिल टूटना है, जो लोगों से परेशान होकर अकेले हो जाना, उनको भी जब पेन किलर दी गई, वही पेन किलर जो फिजिकल पेन वालों को दी गई, तो दिल टूटने वालों को भी उससे अच्छे असरात आए। इससे पता चला कि जो इमोशनल पेन है इंसानी बॉडी में, एक्चुअली वो एक तरह से रद्द-ए-अमल पैदा करती है इंसानी बॉडी के अंदर। सो जिस्मानी दर्द की तरह ही हमें इमोशनल पेन फील होता है। और हम, जैसे अभी आपने स्टार्ट में मेरे बारे में कहा कि मैं बहुत हसास हूँ, हम हर कोई हम में से हसास है।
क्या बात। एक्चुअली हमारी जो इंसानी नफ्सियात है वो ही हसासियत में पैदा हुई। उसकी वजह क्या है, क्यों हसासियत में पैदा हुई? फिजा उसकी वजह यह है कि जब हम पैदा हुए हैं पैदाशी तौर पे हम हसास हैं। सही कह रहे हैं। अभी इसी टॉपिक को आगे एलैबोरेट करेंगे, एक न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कुछ तो लोग कहेंगे, और ये जो लोग हैं, ये जो कह रहे हैं और ये क्या क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, आपकी कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि कभी हम ये क्यों नहीं सोचते कि लोग कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हम भी तो उनको मौका देते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई महंगी गाड़ी ख़रीदते हैं तो मुझे लगता है हमें ज़िप कर लेना चाहिए। हमारे बच्चे की अच्छी डिग्री आए, हमें मुंह को ज़िप कर लेना चाहिए। हमने नया घर लिया, ज़िप इट, ठीक है। हमारे पास अच्छी जॉब आ गई, ज़िप इट। हमारी किसी अच्छे लड़के की शादी हो रही है, ज़िप इट। हमारे घर की कोई ऐसी बहुत बड़ी खुशी है जो मुझे नहीं लगता कि हम किसी को बताएं और नज़र लग जाए, देन ज़िप इट। तो अगर हम हर चीज़ को अपना ज़िप कर लें और फजूल का दिखावा, नुमाइंदारी, ये चीज़ों को हम फॉलो ना करें, तो आपको नहीं लगता कि लोगों की इन बातों से थोड़ा सा हमारा फोकस हट जाएगा कि लोग क्या कहेंगे? एक्चुअली आप बात कर रहे हैं फोकल बशर की, हम हैं बशर। हाँ। बशर और फोकल बशर में बड़ा फ़र्क है। अच्छा। फोकल बशर बशर से या आम इंसान से ऊपर होते हैं, आप एक्सेप्शनल की बात कर रहे हैं। ओके। ये किसी अम्बिया से, आयमा कुराम से और किसी बड़े सूफ़ी से तो ये तवक्को की जा सकती जो आप फरमा रही हैं, आम इंसानों से तवक्को नहीं की जा सकती। कुरान मजीद जो आम इंसानों की डेफिनेशन देता है वो पता क्या देता है कि इंसान नाशुक्रा है, इंसान बेसब्रा है, इंसान लालची है, इंसान हवस का शिकार है, इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है। ये हमारी डेफिनेशन है। तो हम अपनी डेफिनेशन से दूर कैसे जा सकते हैं? मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली ने बड़ा खूबसूरत कहा। उन्होंने कहा, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो फिरौतनी को दिल में जा देता है। फिरौतनी कहते हैं आजिज़ी को, कि बड़े लोगों में अंदर आजिज़ी आ जानी चाहिए, जो आप फरमा रही हैं। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो फिरौतनी को दिल में जा देता है। करते हैं तही मगज सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली हो सदा देता है। वाह। अपनी तारीफें वो करता है जो अंदर से खोखला होता है, ख्वाहिशात का गुलाम होता है। प्रॉब्लम यह है कि आज का इंसान ख्वाहिशात का गुलाम है, खोखलापन है, हालोनेस है उसके अंदर। अब तही मगज जो होगा, यानी जिसका दिमाग के अंदर खोखलापन है, वो अपनी तारीफें नहीं करेगा तो क्या करेगा? अच्छा, जो आपने अभी बात की, अपनी गाड़ी अच्छी हो तो जिप कर लें, बच्चा टॉप कर दे जिप कर लें, अच्छे कपड़े पहने जिप कर लें। बात सुनिए, अच्छी गाड़ी तो ली इसलिए है कि लोगों को दिखाई जाए। बच्चे ने पोजीशन तो ली इसलिए दुनिया को पता चले मेरा बेटा टॉप कर गया। मैं कपड़े पहन इसलिए रहा हूं कि लोगों को अच्छे लगें। सो ये ख्वाहिश जो है, जो मेरी डिज़ायर है, ये कोई इतनी नाजायज़ नहीं है, लेकिन दूसरों की नज़र से खुद को देखना नाजायज़ है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चीज़ पहनी है, क्योंकि इसका मैं आपको एक पहलू भी बता देता हूँ। अच्छा। एक बार एक सहाबी जो थे वो बड़ा खूबसूरत ज़र्क बर्क लिबास पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। तो किसी ने इशारा किया कि या रसूलल्लाह, क्या अच्छा लिबास पहनना, महंगा लिबास पहनना, क्या ये भी मतलब शौकी में आता है? क्या ये भी आता है कि आप दिखा रहे हैं, दिखावा करें? आपने कहा नहीं, बल्कि अगर तुम अफोर्ड करते हो, अगर तुम्हारी हैसियत है, तो उसके मुताबिक अपना लिबास और अपनी ज़िंदगी गुजारो। अच्छा। ये नहीं कहा कि तुमने दिखाना नहीं या पहनना नहीं, हाँ, पहनकर दूसरों को हकीर नहीं जानना। अच्छा। ये है असल बात। अगर मुझे अल्लाह ने गाड़ी दी, बेटे को टॉप दिया, अच्छा लिबास दिया, अच्छी शोहरत दी, अच्छा नाम दिया, अच्छा ओहदा दिया, अच्छा मकाम दिया, इससे ये मुराद नहीं कि दूसरा मुझसे नीचे चला गया। ये है प्रॉब्लम। ठीक। अब एक बात, दूसरी बात है जिसकी बात आपने बात की कि अपनी गाड़ी की बात में जिप कर ले। अगर इतना बड़ा इंसान हो तो उसे गाड़ी लेने, कपड़े महंगे पहनने की ज़रूरत क्या है? मदाइन एक शहर था, वहाँ पर मुसलमानों से पहले किसी और मज़हब की हुकूमत थी। जब मुसलमानों ने मदाइन का शहर कब्ज़े में किया तो उसके महल के बाहर एक बड़ी खूबसूरत लाइन बादशाह ने लिखी हुई थी। क्या? लाइन सुनिए क्या थी, जो आपकी बात के मतलब उसकी तशरीह में बयान करने लगा। हाँ। उसने लिखा था कि बादशाह के दरबार में वो शख्स हाजिर हो जिसके पास इल्म, हिल्म और बहादुरी हो। अच्छा, इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे मगर ब्रेक के बाद। ये हम दोबारा स्टार्ट से सुनेंगे आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी आधी गुजार देते हैं लोगों के कहने के टेंशन में, इसी फिक्र में। मगर अभी मैं आपसे आखिरी कुछ वर्डिक्स लेना चाहूँगी कि मुझे बताएं, बच्चे अपनी मर्ज़ी की फील्ड ज्वाइन नहीं कर सकते यहाँ पर? अगर कोई वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहे, एक्टर, सिंगर, कोई भी ऐसी फील्ड ज्वाइन करना चाहे, तो डिज़ाइनर बनना चाहे, तो माँ बाप कहते हैं पागल हो, लोग क्या कहेंगे, ये कैसे बन सकती हो?
एक्टिंग कैसे कर सकते हो, इस तरह की बात है। फिर शादी में आप देख लें, अगर कोई ऐसा रिश्ता है तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे हैं मगर एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तलाक़ी याफ्ता लड़की अगर घर बैठी है तो तलाक़ी याफ्ता लड़की से शादी कोई नहीं करेगा जस्ट बिकॉज के लोग क्या कहेंगे। बेवा औरत है, उससे शादी के लोग क्या कहेंगे। इस तरीके से सिचुएशन हम लोगों ने दिमाग में बनाई हुई हैं। शादी पे बहुत पैसा खर्चा करेंगे, हर किस्म के फंक्शंस करेंगे सब लोगों को दिखाने के लिए, और नहीं कर पाएंगे तो बैठ के बात करेंगे कि लोग क्या कहेंगे अगर ये नहीं करेंगे तो इस चीज़ों पे प्लीज़ बात कर लें। इंसानी सोच की, इंसानी अकल की, इंसानी फ़हम की इससे ज़्यादा शिकस्त क्या होगी कि मैं ख़ुद पे एतबार न करूं, अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपने बाप, अपनी माँ पे एतबार न करूं, सोसाइटी पे एतबार करना शुरू कर दूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपनी बेटी, अपनी बीवी को लोगों के कहने पे रोक दूं कि तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसका मतलब मुझे अपनी बेटी और अपनी बीवी के ऊपर एतबार नहीं, मुझे लोगों पे बड़ा एतबार है। फिर मुझे शादी भी लोगों से कर लेनी चाहिए थी, फिर मुझे बेटी और बेटा भी लोगों को बना लेना चाहिए। अगर डिसीजन मेरी ज़िंदगी का उन्होंने लेना है। घर एक कार की ड्राइविंग की तरह होता है। घर का जो सरबराह होता है, वो मेल हो या फीमेल हो, वो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है। अगर वो अपना ड्राइविंग का काम यानी स्टीयरिंग जो है उठाकर मुआशरे के लोगों के हाथों में दे देगा तो फिर मुआशरा उस गाड़ी को अपनी मर्ज़ी से चलाएगा। घर अगर मेरा है, बेटी अगर मेरी है, बीवी अगर मेरी है, बहन अगर मेरी है, माँ अगर मेरी है, सोसाइटी में रहते हुए ठीक है कि मुझे मुआशरे के साथ एक कहते हैं कि इंसान मुआशरे में एक जानवरों का मुआशरा एक दूसरे के डिपेंडेंट है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि डिपेंडेंट होने का कि जो मेरे बहुत करीबी लोग हैं मैं उनको कुर्बान कर दूं लोगों की ख्वाहिशों के ऊपर। लोग तो चाहेंगे कि मेरा घर टूटे, मेरा घर ख़राब हो। जब ख़राब होता है, टूटता है, जैसे अभी आपने तलाक़ याफ्ता बहन, कितने लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। लोग कहते हैं इसकी गलती कोई ना कोई होगी। पहले उस वक्त कह रहे होते हैं टॉक्सिक ज़िंदगी गुजार रही हो, जब आप अलग हो जाते हैं तो फिर भी कहते हैं अच्छा यदि कोई गलती होनी है। किन लोगों को खुश करने चली हुई हैं आप? उन लोगों को जो हेल हैं, उन लोगों को जिनका फ़ायदा इस बात में है कि लोग मुआशरा बीमार रहे, परेशान रहे। तो आपको अपने ऊपर, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के ऊपर, अपनी अकल, अपनी फ़हम, अपनी बसीरत, अपने तजर्बों के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करना चाहिए। लोगों की इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते रहते हैं। देखिए जब काफ़िले चलते हैं ना तो बहुत सारी, एक बड़ा पुराना खूबसूरत अफसाना, आखिरी बात आपसे करूं तो एक लड़की लेट पहुंचती है खाना लेकर अपने बाप का खेतों में। वो कहता है देर से क्यों आई हो? वो क्या खूबसूरत जुमला बोलती है, कहती है अब्बा घर से निकल कर खेत तक पहुंचते पहुंचते कई कुत्ते भौंकते हैं, कई कुत्ते पीछा करते हैं, किसी को पत्थर मारते, किसी को पुचकारते, देर तो हो ही जाती है। वाह। तो ये मुआशरे के इर्द गिर्द के जो लोग हैं, इनका काम है बोलना, इनका काम है तनकीद करना, इनका काम है आपको मंजिल पे जाने से रोकना। आपका काम यह है किसी को पुचकार दें, किसी को डांट दें, किसी की सुनी अनसुनी कर दें, किसी की सुन के कहें हाँ आप भी ठीक कह रहे हैं। अपनी जेब नहीं देखते। शादी के फंक्शंस लोगों को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं कि भाई अगर खर्चा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। आप तो शादी की बात करें, यहाँ तो फौतगी पर कहते हैं अगर अच्छा खाना नहीं दिया लोग क्या कहेंगे। क्या किस दुख की बात करें यहाँ पर? उस घर में जहाँ मौत हुई होती है, जहाँ 3 दिन सोग मनाने का कहा गया, वहाँ पर लोग कहते हैं मुझे लेग की बोटी नहीं मिली। कैसी बात करते हैं आप? इन लोगों को खुश करने चले हुए हम, जो एक बोटी के ऊपर पूरी की पूरी लाश को दफनाने से इनकार कर देते हैं। सो इन लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई इशफाक अहमद ये बात कहता है, कोई जिलानी कामरान आपको ये बात कहता है, कोई वासिफ अली वासिफ आपको ये बात कहता है, फिर तो बात समझ में आती है। वज़न तो देखे ना कहने वाले का। कुरान कहता है इल्म वालों से पूछो। इल्म वाला अगर फ़िज़ा को और काशिफ को कहता है, सरे तस्लीम खम है हमारा। लेकिन ये लोग मुझे अगर कहते हैं तो मुझे देखना चाहिए कि क्या इनके पास ये वेटेज है, ये इल्म है, ये सलाहियत है इनके पास, ये फ़हम है इनके पास। अगर तो है तो फिर आप अपने इल्म और फ़हम को बुलंद कर लें लोगों से। अगर नहीं है तो फिर इनकी बातों में ना जाएं, अपनी मंजिल की तरफ जारी रखें। जब आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे, यही कहने वाले पता क्या कहेंगे, फ़िज़ा शुरू से बड़ी लायक थी, ये शुरू से किसी की बात नहीं सुनती थी, अपनी करती थी। सिर्फ कामयाबी का है ये माशरा। जब आप मंजिल पे पहुंचकर फ्रूट देते हैं तो लोगों को भूल जाता है कि आपका सफ़र कैसा रहा। जब आप नाकाम होते हैं तो लोगों को हर बात याद आती है आपकी नेगेटिव। काशिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज टॉपिक बहुत बड़ा था मगर बहुत अच्छी तरीके से आपने काफ़ी पहलू को डिस्कस किया, काफ़ी नज़रिए जो हैं उनके ऊपर बात की। आपका बहुत शुक्रिया अगेन। एक ब्रेक है, उसके बाद हम आपकी एक ऐसे पर्सनालिटी से मुलाकात करवाएंगे जिनका दावा है कि जब वो सुरीली खूबसूरत बांसुरी बजाते हैं तो लोग सेहतियाब हो जाते हैं। तो मिलते हैं उनसे एक ब्रेक के बाद।
बांसुरी से सीख लें सबक जिंदगी जीने का, कितने छेद हैं सीने में फिर भी गुनगुनाती है। वाह। हमारे पास मौजूद हैं, फ्लूट पे हैं उमैर अली मुग़ल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ हमारे पास हैं अमान भट्टी जो कि तरबूका प्लेयर है और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ हमारे पास हैं सुहेल खान साहब जो कि तबला नवाज़ हैं। आप तीनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े सुर बिखेर दिए आपने, और क्या सुर थे बांसुरी के। आपका दावा है कि आपकी जो सुरीली बांसुरी है इसको सुनकर तो जो पेशेंट्स हैं, जो बीमार इंसान हैं, वो भी सेहतियाब हो जाते हैं। एलैबोरेट कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी बिल्कुल, बात दरअसल यूँ है कि मैं कैंसर्स के पेशेंट जिनको डॉक्टर्स ने डेथ टाइम दे दिया है 10 दिन बाद 20 दिन बाद, मैं उनको मेंटली रिलैक्स करने के लिए उनको सेशंस देता हूँ कि चल ले 2 मिनट के लिए खुश हो जाएं। उसके बाद जो मंशियात इस्तेमाल करते हैं, नफसियाती पेशेंट्स हो चुके होते हैं, उनको सेशंस करता हूँ योगा के साथ, क्योंकि योगा का काम है कि आपको फ़िज़िकली तौर पे रिलैक्स करे। म्यूज़िक का काम है कि आपको मेंटली तौर पे रिलैक्स करे। क्योंकि आज तक पूरे पाकिस्तान में हमें ये बस बताया गया कि म्यूज़िक है, पर म्यूज़िक है क्या चीज़? म्यूज़िक एक बाकायदा एक थेरेपी है। इसको एक कंटेंट एक तरीके के साथ सुना जाए। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब है ना, जो उनकी लैंग्वेज क्या थी, वो इंग्लिश में तो नहीं गाते थे ना, जर्मन में तो नहीं गाते थे नहीं। वो किस या पंजाबी में, फ़ारसी में, बट गोरे देखे डांस कर रहे हैं। हाँ। इसका मतलब है कि म्यूज़िक की लैंग्वेज नहीं है। जो बातें लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती उनको फीलिंग्स की कहा जाता है, और वही फीलिंग्स हम अपने क्लाइंट्स के अंदर डालते हैं ऑन द स्पॉट। किस टाइम पे क्या राग है, मॉर्निंग में कौन सा राग है, इस टाइम पेशेंट का मूड क्या है, इसमें काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, मैं आपकी जो है ना यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, ये जो बहुत सारी किस्म की बांसुरियाँ हैं, ठीक है ना, इन सारी बांसुरी में से कौन सी चीज़ आप बजाते हैं जब कोई बीमारी के लिए किसी की बजाते हैं, तो उस इन सारों में से कौन सी होती है? अच्छा, क्योंकि इतने साइजेस हैं और ये तो बहुत ही बड़ी बांसुरी है, ये पता नहीं है कि क्लास में इस्तेमाल होती है किसी की पिटाई के लिए? नहीं, पिटाई की नहीं, ये बेसिकली जब गज़लें वगैरह कोई ड्रामा में सैड सीन चल रहा हो तो यही बेस बजते हैं। अच्छा, और इसका भी बजाने का तरीका यहीं से? नहीं, इस तरफ से है, इस तरफ से है। इस तरफ से? हाँ। अच्छा, और ये कैसे बजाना है? हाँ जी, ठीक है, उंगलियां किधर रखनी है? ऐसे? और आप डायरेक्शन बताइएगा। ये 3, ये 3 फिंगर्स हो गई। ये देखिए, ये पहले 3 मेरी देखिए फिंगर्स, ये 3 फिंगर्स, और ये दूसरे हाथ वाले भी 3, दूसरे 2 एंड। ये तीनों को मैंने ऐसे कर दिया। ओके। अच्छा, आप पहले छोटी फ्लूट पकड़ लेंगे ये ना, तो वो मेरे पास पहुंच ही नहीं रही है बहुत। हाँ, ये तो छोटी बड़ों के पास नहीं पहुंचती। अच्छा, ठीक है, वो दूसरी साइड। ओके, ये वाला दिस वन, साइड। या ओके, अब फिर ये 3 ऐसे, हाँ जी, उसके बाद ये 3। ओके, ऐसे। अब यस, और अब यहाँ से ब्लो। यस, ओके, होल को खोलना है। होल को जिस तरह के अपने कलम के पेन के होल में ब्लो करते हैं ना, हाँ। वैसे ही। यार माइक मुझे भी मिल सकता है, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा प्ले करते हुए। मुझसे कोई बजी कोई नहीं है, नहीं, मेरी ना ये भी रील वायरल हो जाएगी। अच्छा खैर, अभी हम आपकी बांसुरी की तरफ आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको नहीं सुन पाई तरबूका, ज़रा अगर अलग से आप थोड़ा सा तरबूका पे बजा के सुना दे, हो जाए सर। मैं आपको, ये अरेबिक इंस्ट्रूमेंट है और इजिप्शियन है, तो मैं आपको अरेबिक बीट सुनाता हूँ। ओए हो जाए, ज़बरदस्त, शुरू करेंगे। मुझे भी माइक दिलवाइए, मज़ा नहीं आ रहा। वाह, वाह, आप भी ऐड कीजिएगा। आ रहा हूँ, वही। आहा, वाह, वाह,
वाह वेरी नाइस। और ये वो था तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल जी। बीट उस तरह की लगी, वो मेरे अंदर से निकल आया कि बस ये होना चाहिए इसका। बड़े मज़े का गया, बड़ा अच्छा गया साथ साथ। अच्छा, आप तबला नवाज हैं, कब से कर रहे हैं? इस बैंड को कब ज्वाइन किया आपने? मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे भाई हैं। मुझे मिनिमम 2 साल तो हो गए इनसे मिलते हुए, वाह। और इनके साथ चल रहा हूँ। उमैर के साथ? जी जी। ठीक। और इसके अलावा जो ये मेरा पेशा है, ये मेरा शौक़ है, तो इसको मैं बहुत दिल से करता हूँ। ठीक है। और बचपन से कर रहा हूँ। बचपन से करें। आप तीनों की कॉम्बो बहुत अच्छी लगी मुझे। आप म्यूजिक फैमिली से तलब नहीं है। अच्छा, हाँ, मगर आपने पढ़ा भी है ना? आपने तो पढ़ा भी है। जी जी, है मैं ना? थ्योरी के साथ पढ़ के आया हूँ। अच्छा, रट्टा मार के नहीं है। आप तो गोल्ड मेडल्स भी हैं, आपके बड़े मेडल्स भी नहीं है। मैं सारे लेके, मैं रट्टा मार के नहीं आया। अच्छा, practical- बड़े आपके पास मेडल्स है, जल्दी जल्दी दिखा दे मुझे। क्योंकि मैं बेसिकली आप म्यूजिक, मैं बेसिकली खुद भी फ़ैन हूँ, और क्योंकि मैंने आपके शोज़ देखे हुए हैं, आप खुद म्यूजिक को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। आप यही तो प्यार है मेरा, तो समझ म्यूजिक रही है के ना। साथ बहुत ही मैं है। इसीलिए ना बड़ा सोच समझ के एक कंपोजिशन रेडी करके आया था। ये किस चीज का? इसका elaborate ऑल करें। पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस की फर्स्ट पोजीशन भी मेरे पास ये है। वाला? जी जी। ये किस चीज पे मिला था? जी जी, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट पोजीशन है। वाह, दिखाते जाइएगा साथ साथ। देखिए, ये अप्रिसिएशन होती है लोगों की जब मैं यहाँ पे बुलाती हूँ, तो मैं उनकी मेहनत ये तक काबिज। दूसरी पोजीशन भी मेरे पास ही है। वाह, इसी की दूसरी भी। ओके, वाह। अगला और दिखाइए, ये? मुझे दिखाइए। ये म्यूजिक थेरेपिस्ट मुझे वागा जोन की तरफ से मिला था। हाँ, और ये किस चीज का है जी? ये भी मुझे जो डिसेबल स्कूल्स, डिसेबल बच्चों हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए मुझे वहाँ से मिले हुए हैं। भाई सैल्यूट है आपको, आपके पास फ्लूट है, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। कोई इन सब में से कोई एक ऐसी बांसुरी जो मुझे लग रहा था बहुत डिफरेंट है, अगर ये बजा के इसके साथ कुछ आप हमें दिखा दें, क्योंकि ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग सी लग रही है। अच्छा। तो ये आप हमें दिखाएं ज़रा इसका जादू। और ये लास्ट मिनट है, ये आखिरी हमारी परफॉर्मेंस होगी, तो आपकी अपनी फेवरेट। अच्छा, फिर अगर ये हमारी फेवरेट करनी है तो फिर हम अपना दूसरा जो फील करके हैं ना, ये तो आपके लिए बजा रहे हैं फिर। जो आपको अच्छा लगता है। हाँ, आप बीच में चेंज कर सकते हैं बांसुरियाँ। नहीं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि स्केल एक तो नोटेशन। फिर आप आपकी जो फेवरेट है वो आप बता दो। आपको मैं स्पेशल ये कर रील, दे, ये ठीक स्पेशल है, रील कर ये दूंगा। कर ये दो। मैं आपको स्पेशल रील करके दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने वो तबला उसी सुर में किया हुआ है। अगर मुझे ये पहले कर पता दें, होता- ये कर दें फिर, ये आपके लिए। आहा, वाह, वाह। वाह,
वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या परफॉर्म किया है, जबरदस्त।